Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वो नौज़ैदा बच्चे को गोद में लिए उसे बड़ी देर से थक रही थी। फिर अपनी वालदा से मुखातिब होकर बोली, अम्मी ये बच्चा कैसा बच्चा है, मोटा सा नाक, सांवला रंग, ज़रा भी खूबसूरत नहीं लग रहा। बूढ़ी खतून ने बच्चा अपनी गोद में लिया और बेटी को तंबीह की, खबरदार दोबारा ऐसा मत सोचना, अल्लाह ने पहला बेटा दिया है, इसी तरह नेमत की नाशुक्री नहीं करते। और मेरी ये बात पल्ले बांध ले, ये बच्चा बड़ा होकर इज़्ज़त और अज़मत की बुलंदियों को छुएगा। अगर ज़िंदगी ने वफा की और मैं इसे बुलंदियों के सफ़र पर गामज़न देख सकी तो तुम्हें ज़रूर याद दिलाऊंगी, वरना मेरी कब्र पर आकर बताना। हाँ अम्मा, आपने सच कहा था। मेरे बेटे ने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। वाकई सियालकोट की तहसील कसूर में राना मोहम्मद इब्राहिम की हवेली के एक छोटे से नीम तरीक कमरे में आंखें खोलने वाले इस नन्हे से बच्चे के बारे में कौन जानता था कि ये बड़ा होकर आसमान जिहाद पर एक दरकशंदा और ताबिंदा सितारे की तरह उभरेगा और अपने गिन्नों से कुफर के ईमानों को भस्म करके रख देगा। कौन जानता था कि इस बच्चे का बचपन काबिल रश्क, जवानी काबिल फ़ख्र और मौत दायमी ज़िंदगी का पैगाम होगी। वो 5 मार्च 1975 की एक सुबह थी। उसके दुनिया में आते ही मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। हर तरफ से ये आवाज़ आ रही थी, अल्लाह बड़ा है, हाँ सिर्फ अल्लाह ही बड़ा है। काफ़ी देर इसकी मासूम समातों से ये आवाज़ें टकराती रहीं। फिर यह बात गोया उसकी गठरी में शामिल हो गई कि सिर्फ अल्लाह ही बड़ा है और वो सारी ज़िंदगी सिवाय अल्लाह के ना किसी से डरा और ना किसी के आगे झुका। उसकी ज़िहाना से मामूर बड़ी बड़ी चमकदार आँखें और चौड़ी खुलती हुई पेशानी देखकर नानी अम्मा ने उसके हवाले से ये पेशेन गोई की जो एक मुद्दत बाद हर बार सच साबित हुई। उसके बाजू पर कुदरती तौर पर बाज का निशान था, इसलिए नाना अब्बू ने उसका नाम मुदस्सिर शहबाज रख दिया। पैसूर में इसका ननिहाल था और जितना अरसा वो वहाँ रहा उसी नाम से पुकारा गया। वो जब अपने घर वापस आया तो वाले साहब ने उसका नाम राना तहर नदीम रखा। इसका आबाई इलाका ज़िला रहीम यार खान का इलाका सादिकाबाद था। मुजाहिद कॉलोनी गली नंबर 8 में इसका बचपन गुजरा। इसके वालिद साहब राना तालिब हुसैन ज़माने भर के सताए हुए थे। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। बाप का शफीक साया बचपन में ही सर से उठ चुका था। दुनिया भर में उनका वाहिद खूनी रिश्ता सिर्फ उनकी वालदा हयात थी। तहर नदीम की आमा से उनकी दुख भरी ज़िंदगी में मुस्कराहटें बिखेर दी। वो बहुत खुश थे कि अल्लाह ने उन्हें पहली औलाद बेटे की सूरत में दी है जो बड़ा होकर उनका बाजू बनेगा। वो बचपन में इंतहाई ज़िद्दी हुआ करता था। उसकी वालदा साहिबा का कहना है कि रात को जब नींद से जागता तो जिस चीज़ का नाम मुँह से निकलता उसके अलावा कोई और चीज़ लेने का सवाल ही पैदा ना होता। कभी ज़ुबान से निकला माल्टा तो वो अगर मुयस्सर ना होता तो वो तमाम रात रोता रहता। बेशक उसके अलावा और कितनी ही चीज़ें क्यों ना दी जाती, उसने माल्टा ही लेना होता था। फिर उसके वालिद ने यह तरकीब बनाई कि रोज़ाना शाम को हर किस्म के फल का एक एक दाना ले आते और 4 पाई के साथ रखी मेज़ पर रख देते। रात को उसने जिस चीज़ का नाम लिया वो पेश की जाती। वक्त के साथ साथ उनकी वालदा साहबत का ये शिकवा भी दूर हुआ कि बच्चा खूबसूरत नहीं है। अमूमन पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चों के नक्श व निगार का कुछ पता नहीं चलता जब तक वो कुछ बड़े नहीं हो जाते। तहर नदीम बड़ी बड़ी आँखों और घुंघरियाले बालों वाला गोल मटोल खूबसूरत और तवाना बच्चा था। इब्तिदाई तालीम उसने अपने मोहल्ले के एक स्कूल से हासिल की। उसके बाद उनके यहाँ एक और भाई की पैदाइश हुई। फिर 3 बहनों और 1 भाई के बाद 6 बहन भाइयों पर उनका कुंबा मुकम्मल हो गया। वो सब बहन भाइयों में से मुनफरिद तबीयत के मालिक थे, इसलिए उनकी शरारतें भी सबसे अलग और निराली हुआ करती थीं। एक दफ़ा उसने अपने वाले साहब का पुराना कोट लिया, कहीं से नकली दाढ़ी और बाल भी हासिल कर लिए। ये सब चीज़ें पहनकर उन्होंने एक बूढ़े फ़कीर का रूप धार लिया और महल्ले भर में सदाएँ लगाते रहे, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाजी। उसके महल्ले की कई खालाओं ने, जो उसको अच्छी तरह जानती थीं, फ़कीर समझकर खैरात दे दी।
آخر میں اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ امی جی کے کانوں میں فقیر کی آواز آئی تو وہ آواز کو بالکل پہچان نہ پائیں۔ ان نے چھوٹی بہن نادیہ کے ہاتھ خیرات بھیج دی۔ اس نے جب پراگندہ بکھرے ہوئے بال، الجھی ہوئی لمبی لمبی داڑھی والے کو دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس وقت وہ بالکل چھوٹی سی تھی۔ بہن کی حالت پر طاہر ندیم کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اتنے میں امی بھی نادیہ کی آواز سن کر باہر آ گئیں۔ سامنے ہنسی میں لوٹ پوٹ فقیر کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئیں۔ ارے طاہر، یہ تم ہو بدتمیز کہیں کہ یہ کیا حرکت کی؟ جوتا اٹھا کے اس کی طرف جو لپکیں تو طاہر ندیم نے مینتے شروع کر دی۔ امی جی مجھے مارے مت، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب میں نے کس لیے کیا۔ امی جی دراصل میں پریکٹس کر رہا تھا، اگر مجھے دشمن ملک میں بھیس بدل کر کوئی کام کرنا پڑے تو کیا میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ امی جی میرا تجربہ کامیاب رہا، یہ دیکھیں فلاں فلاں خالہ نے مجھے خیرات بھی دے دی ہے۔ وہ اپنے اسکول میں نہ صرف ہونہار بے باک بلکہ انتہائی ذہین طالب علم مانے جاتے تھے۔ اسکول کے تمام پروگراموں میں چیلنج کے ساتھ حصہ لیتے تھے۔ ایک طرف پورا اسکول ہوتا تھا، دوسری طرف وہ اکیلے کھڑے ہوتے تھے۔ انہیں شروع سے ہی ناکامیوں سے نفرت تھی، اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ اس پر بھرپور محنت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کو اسکول کیمپنگ پر کیا ہوا تھا۔ وہاں ایک پروگرام میں ایک خیمے کو آگ لگانا تھی اور اس میں موجود لڑکے کو بھڑکتی آگ کے شعلوں سے گزر کر اپنا دفاع کرنا تھا۔ اس خطرناک مظاہرے کے لیے پورے اسکول میں طاہر ندیم کے علاوہ کوئی تیار نہ تھا۔ اس پروگرام میں نمایاں کامیابی حاصل کر کے انہوں نے انعام بھی حاصل کیا۔ وہ بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی رحم دل تھے۔ ایک مرتبہ اسکول جا رہے تھے، گلی میں ان کے محلے کی ایک لڑکی جس کا نام صفیہ تھا رو رہی تھی۔ ان نے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی ٹیچر نے فیس جمع کرانے کا کہا ہے، امی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آج آخری دن ہے، ٹیچر کلاس میں نہیں بیٹھنے دے گی۔ وہ بولے تم رو نہیں، میں ابھی تمہارے لیے پیسے لاتا ہوں۔ گھر جا کر انہوں نے اپنی جیب خرچ سے پیسے لا کر اس لڑکی کو دیے۔ چند دن بعد وہ بچی پھر اسی حالت میں ملی۔ وجہ پوچھنے پر اس نے بتایا، طاہر بھیا میری کاپی پینسل ختم ہو گئے۔ ان نے اسے کاپی پینسل خرید دی اور کہا آئندہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہا کرو۔ اس طرح وہ ایک عرصہ اس غریب بچی کی مدد کرتے رہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.